हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। आप देख रहे हैं हिंदी पेडागॉजी और ये सीटेट के लिए है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर के लिए है। पिछला मैंने कई क्लास पेडागॉजी का लिया हुआ है। सीडीपी सीडीपी का कई क्लास लिया हुआ है। सामाजिक अध्ययन का 3-4 क्लास पेडागॉजी का है। अभी लगातार हिंदी का चल रहा है। पिछले क्लास को ज़रूर देखिए। अगर मैं 15 क्वेश्चंस का एक क्लास ले रही हूँ जो कि स्पेशली पेडागॉजी से होता है 15 क्वेश्चंस। अगर आप इस तरह के 10 क्लास भी देख के जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 15 में से कम 12 से 13 करके ही आएंगे, क्योंकि प्रश्न का जो तथ्य होता है एक ही होता है। बस आंसर आपका जो है आपको सोच के देना है। पूछने का जो उनका एक नज़रिया होता है, जो क्वेश्चंस बनाने का एक उद्देश्य होता है, सारे क्वेश्चंस में सेम ही मिलेंगे आपको। बस ध्यान देकर आपको समझना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये नवंबर 2012 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है आपका, बहुभाषिकता भाषा की कक्षा की क्या है। बहुभाषिकता क्या है सबसे पहले तो भाषा से तो आपका कई क्वेश्चन आएगा। पिछले क्लास में भी मैंने भाषा पर आधारित प्रश्न आपको बताया है और बहुत कुछ डिटेल में समझाया है। बहुभाषिकता यानी कि एक ऐसी कक्षा है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है, कोई भी कक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए, जो NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसमें 1 से बस 30 विद्यार्थी की एक कक्षा, 30 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होगा, इसको आप याद रखिएगा। और उस वर्ग में 1 से 30 बच्चे के जो वर्ग हैं उसमें बहुभाषिकता यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे उसमें हैं, यानी अलग अलग बच्चे की मातृभाषा अलग अलग है। कोई बांग्ला बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंगिका बोलता है। इस तरह की कक्षा का क्या है, यानी कि 4 ऑप्शन है। अनिवार्य प्रकृति है, या फिर बाधा है, या जटिलताओं को बढ़ाती है, शिक्षक के लिए कार्यभार बढ़ाती है। जहाँ बहुभाषिकता वाला क्वेश्चन आए, बस इसको आप ये समझ लीजिएगा कि सारा चीज़ इसमें सकारात्मक होने वाला है, बाधा नहीं है। और इसी से देखिए जुड़ा हुआ ये है कि जटिलता को बढ़ाती है, ये भी नहीं है। और शिक्षक का कार्यभार बढ़ाती है, ये भी निगेटिव प्रश्न, निगेटिव आंसर है। तो आपका ऑप्शन होगा ए। और आपको याद रखना है बहुभाषिकता जो है बिल्कुल अनिवार्य प्रकृति है। इससे फ़ायदा है जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक है बहुभाषिकता कक्षा से फ़ायदा है, कहीं भी नुकसान नहीं है। तो आपका पहला का 1 हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, सुहेल अक्सर रंगीन चित्रों वाली किताबों को उलटता पलटता है, इस आधार पर क्या कहा जा सकता है। सुरेश बच्चा है, प्राथमिक ले लीजिए, क्योंकि रंगीन चित्र वाली किताब को अगर वो पलट रहा है तो वो प्राथमिक स्कूल का ही बच्चा है, छोटा बच्चा है। तो इस आधार पर आप क्या कहते हैं, उसे पढ़ना नहीं आ रहा है, या फिर वह रंगों की पहचान करना चाहता है, रंगीन चित्रों के माध्यम से वो समझने की कोशिश करता है, केवल चित्र ही पसंद है। चारों देखिए बच्चे पर ही आधारित आंसर है, ऑप्शन है। आपको अब इसमें 3-4 में से एक अलग आंसर ढूंढना है। और कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने में आएंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि अब क्या करना है, प्रश्न ही आपको समझ में नहीं आएगा। और ये आपके साथ सिर्फ ये समस्या नहीं होती है, कईयों के साथ होती है। तो एक बार आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न को छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, प्रश्न समझने में समय मत दीजिए, आंसर समझने का प्रयास करिए कि आंसर 3 आंसर मिलता जुलता होगा, एक जो सबसे अलग होगा वही आंसर होगा। पेडागॉजी का यही एक बहुत बड़ा खेल होता है। तो अब इसका दूसरे का ऑप्शन आप देखिएगा, तो इसमें स्पष्ट है कि चित्रयुक्त जो पठन सामग्री होता है वो रुचिकर होता है। इतना रुचिकर होता है कि बच्चे जो है उसके साथ बच्चों को विषय वस्तु समझने में मदद मिलती है। और इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सुहेल जो इस पेज को उल्टा रहा है बार बार, तो सुहेल को रंगीन चित्रों वाली किताब को उलटने पलटने के द्वारा ही वो वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। तो आपका 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे, कहानी कथन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जब आप कहानी कह रहे हैं, कोई कथन कर रहे हैं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। चरित्र चित्रण, किसी का आप चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो उसको कहानी कथन नहीं कहेंगे। शब्द भंडार, वो भी नहीं होगा कहानी कथन। वाक्य संरचना, फिर हम वाक्य की संरचना, वाक्य की बनावट पर ही ध्यान देंगे, तो फिर हमारा कहानी कथन क्या हुआ। कहानी जो होता है, कहानियों के माध्यम से बच्चों की कल्पना शक्ति का समुचित विकास किया जा सकता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जब 9th 10th में आप पढ़ते होंगे, उसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी थी। कई ऐसे लेखक हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के अनुसार उनका ये कहना है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यानी कि कहानियों में लेखक कल्पना शक्ति का
प्रयोग करने की बात करते हैं कि कहानी में जो है कल्पना शक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कहानी कथन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कल्पनाशीलता है। आप किसी बच्चे को सुना रहे हैं, एक राजा था, वो जंगल जा रहा था, बच्चे के दिमाग में चल रहा है क्योंकि उसने फिल्म में, महाभारत में कहीं देखा है राजा का वेशभूषा क्या है, सर पर मुकुट है, पैर में इस तरह खड़ाओं की तरह जूती है, नोक वाला, जंगल की तरफ जा रहा है, तो बच्चा कल्पनाशील में लग जाता है। फिर तो ये महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण भी ठीक है। अब राजा था, राजा ये करता था, राजा के चरित्र के बारे में भी आप वर्णन कर रहे हैं, चरित्र चित्रण को भी आप पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते हैं। शब्द भंडार तो उसमें नाना प्रकार के शब्द मिलेंगे, इसको भी पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। वाक्य संरचना थोड़ा सा इसमें कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इसमें कहा रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु। पेडागॉजी में ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको ढूंढ के निकालना होता है, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसको देखिए, भाषा केवल भाषा की कक्षा में ही सीखी जा सकती है, पहला ही आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भाषा के लिए परिवेश होना चाहिए। भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना दोनों में अंतर होता है। सीखना हुआ आपका नेचुरल वे, अर्जित करना हुआ आपका नेचुरल वे। एक्विजिशन आप देख रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। सीखने में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इस दोनों में अंतर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। भाषा प्रयोग से ही उसका परिष्करण होता है, ये भी सही है। और भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी सही है। तो आपका पहला नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है, रचनाकार की जानकारी देना। अब बच्चे का पुस्तक है, उसमें आप क्या रचनाकार की जानकारी देंगे, या फिर पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने के लिए बाल साहित्य होता है, या भाषा की विभिन्न छटाओं की वानगी प्रस्तुत करना होता है, या फिर बच्चों को अनिवार्यतः लेखक बनाना होता है। आप बाल साहित्य पढ़ा रहे हैं, स्वाभाविक है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, आपको क्या पता वो क्या बनेगा। ज़रूरी नहीं है जो बाल साहित्य पढ़ रहा है, आज जो वैज्ञानिक बने हुए हैं या जो डॉक्टर बने हुए हैं, उन्होंने बाल साहित्य नहीं पढ़ा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो लेखक बनाना ये नहीं है। रचनाकार की जानकारी, छोटे बच्चे को इतनी जानकारी गहराई तक नहीं देनी होती है। पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने के लिए कोई भी बुक नहीं होता है। भाषा की विभिन्न छटाओं की वानगी प्रस्तुत करना, यानी कि बाल साहित्य बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ इसमें जो भी यूज की हुई भाषा होती है, यानी प्रयुक्त भाषा होती है, उसकी जो विभिन्न छटाएं हैं, विभिन्न छटाओं का मतलब हो गया क्या, कविता हो गया, कहानी हो गया, इसके माध्यम से आप बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। तो यह है भाषा की विभिन्न छटाओं की वानगी प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, कनिका बातचीत करते समय केवल मुख्य शब्दों का ही प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए दूध, दे, इसका क्या मतलब है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 2 यहाँ है, 2 बाद में है, तो 2 देख लीजिए आप। तार शैली वाली भाषा का, या फिर भाषा प्रयोग की अक्षमता। देखिए इसका आंसर आपका 1 ही होगा। हालांकि 2 ऑप्शन अभी मैं और भी आपको दिखा दूंगी, 1 ही होगा। और इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए इस तरह से अगर कुछ और दे दे तो आपके दिमाग में रहे कि तार शैली क्या है। तो जैसे कनिका ऐसे वाक्य का जो प्रयोग कर रही है, सिर्फ दूध, यानी कि मुख्य शब्द बोल रही है, मुख्य शब्द दे। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना तार शैली भाषा के अंतर्गत आता है। और तार शैली भाषा में मुख्य अर्थ को बताने वाले 2 शब्द, चाहे वो संज्ञा हो, क्रिया विशेषण हो, इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। यानी मुख्य शब्द मैंने आपको बोल दिया, आप उसके अर्थ को समझ रहे हैं, ये तार शैली में आता है। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए यही 2 ऑप्शन और भी था, लापरवाही का और भाषा विकार का, तो नहीं, तार शैली, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र क्या है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, अनावश्यक जगह घेरते हैं, संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं। संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट जो बच्चे के माइंड में उभरता है। परंपरा का निर्वाह करते हैं, ये क्या है। संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं, यानी बच्चे जो कॉन्सेप्ट माइंड में बच्चे का चलते रहता है, वो पाठ्य पुस्तक की चित्र को देख रहे हैं। कछुआ खरगोश की आपने उसको कहानी सुनाई है, और उसको वो चित्र में देख रहा है, कछुआ को, खरगोश को, तो उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था उसका स्पष्टीकरण हो रहा है। यानी कि लेख को पढ़कर समझने में बच्चे लेख पर आधारित संकल्पना तैयार करते हैं। यानी कि लेख या कोई पाठ्य पुस्तक आप कहिए, उसमें जो दिए गए चित्र होते हैं, इनसे क्या होता है, बच्चों के संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करने में ये सहायक होते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला आंसर है। अनावश्यक जगह घेरते हैं, ये तो आप नहीं देकर आइएगा, ये थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। और परंपरा का निर्वाह करते हैं, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि आप बुक में चित्र दीजिए ही।
अगला प्रश्न है आकलन। आकलन क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, या फिर स्वतंत्र की गतिविधि है, पाठ पढ़ाने के बाद ही किया जाना चाहिए, या फिर बच्चों की त्रुटियां ढूंढने के लिए किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने बताया है कि जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँ तो आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को अपना नंबर वाइज लिख लेना है, और जब मैं बोलती हूँ या तो मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप लोग लिख लीजिए आंसर क्या होता है। क्योंकि मैं जो करवा रही हूँ एग्ज़ाम देके आप आइएगा, फिर मुझे कमेंट्स कर बताइएगा कि कितना महत्वपूर्ण मैं आपको बिल्कुल रिवाइज ये हो रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो। आकलन 3 नंबर आप उठाइए। पाठ पढ़ाने के बाद ही किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आकलन पाठ पढ़ाने के पहले भी आप कर सकते हैं आकलन, और पाठ पढ़ाने के बाद भी कर सकते हैं आकलन। आपने बच्चे को कहा कि 1 से 4 अध्याय तक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या बच्चे को क्लास में रिवाइज नहीं करवाते हैं, खड़ा करके नहीं पूछते हैं? यही तो आकलन हुआ। तो आप एग्ज़ाम के पहले भी करते हैं उसका आकलन, एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम के बाद भी उसका आकलन करते हैं। आकलन मूल्यांकन 2 अलग चीज़ है, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए, स्वतंत्र की गतिविधि है, ये गतिविधि नहीं है। बच्चों की त्रुटियां ढूंढने के लिए किया जाता है। बच्चों के अंदर कोई त्रुटियां नहीं होती, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। क्योंकि बच्चे के अंदर, अगर आपके क्लास के, आपके वर्ग के बच्चे के अंदर त्रुटि पाई जाती है तो वो त्रुटि बच्चे की त्रुटि नहीं कहलाएगी, वो त्रुटि आपकी कही जाएगी। इसलिए बच्चों की त्रुटियां ढूंढने के लिए कुछ नहीं होता है। और ये निगमनात्मक जो इंडक्टिव डिडक्टिव इंग्लिश में होता है, इसी तरह के प्रश्न होते हैं। इसका पहला आंसर है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये अभिन्न हिस्सा है आकलन करना। आकलन करके ही आप बच्चे के प्रति आप अपना नज़रिया का डेवलप कर पाएंगे कि कौन बच्चा कितना समझ रहा है, कितना आगे पढ़ रहा है। अच्छा, इस चीज़ में ये थोड़ा सा पीछे है, अच्छा इसी चीज़ पर पहले फोकस करते हैं, उसको नए तरीके से बताते हैं। तो ये शिक्षक अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण की संप्रेषणकरण विधि क्या है? भाषा शिक्षण की संप्रेषणकरण विधि क्या है? तो भाषा शिक्षण की संप्रेषण विधि में क्या होता है? संप्रेषण, शिक्षक और छात्र के द्वारा भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है, ये हो गया आपका संप्रेषण। शिक्षक और छात्रों के द्वारा भाषा का अधिक प्रयोग, इसको आपको याद रखना है। चाहे वह शिक्षक द्वारा व्याख्या दिया गया हो, या व्याख्यान देने में लगा वक्त हो, या फिर वाद विवाद गतिविधि में छात्रों के द्वारा लिया गया वक्त हो, कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि भाषा प्रयोग पर बल देना ही भाषा शिक्षण की संप्रेषणकरण विधि है। तो आपका ये 2 नंबर सही होगा। भाषा शिक्षण सबसे ज़्यादा भाषा जो डेवलप होगा संप्रेषण से, वार्तालाप से, गतिविधि से, वाद विवाद से। व्याकरण शिक्षण और लिखित भाषिक और भाषिक संरचनाओं से नहीं होगी। संरचना किया हुआ चीज़ पढ़ने पर ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं होता है, बस अपने अंदर से जो निकल रही है भाषाएं, वही आगे विकास होता है उसी चीज़ों का। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ानी चाहिए, भाषिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए, केवल बाल साहित्य पढ़ाना चाहिए। भाषा की कक्षा में बच्चों को, बाल साहित्य एक ऑप्शन है, समझिएगा प्राथमिक बच्चों की बात हो रही है। हालांकि बच्चे कितने उम्र के बच्चों की बात होती है सीटेड में, ये आपने देखा है, अगर मेरे पिछले क्लास को देखा है, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। तो भाषा की कक्षा में बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए, 3 नंबर आपका। क्यों अभिव्यक्ति के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? क्योंकि भाषा शिक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में भाषिक प्रयोग के लिए सक्षम बनाना है। कोई भी परिस्थिति हो, भाषा का विद्यार्थी अच्छे से प्रयोग कर सके, इसके लिए सक्षम बनाना है। तो भाषिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है आपका, 2 भाषाएं बोलने वाले बच्चे क्या होते हैं? 2 भाषाएं जो बच्चे बोलते हैं, क्या वो किसी भी भाषा प्रयोग में निपुण नहीं होते हैं, या फिर शैक्षिक स्तर पर ज़्यादा रचनात्मक होते हैं? 2 ऑप्शन आपका और है, तो ये क्या होगा? इसका जो 2 ऑप्शन मैं अभी आपको और दिखाऊंगी, लेकिन इसका आंसर आप समझ लीजिए। ये जो शैक्षिक स्तर पर ज़्यादा रचनात्मक, जो 2 भाषा बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं वो शैक्षिक स्तर पर ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, क्योंकि वह 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। आप ही अभी अपने आप को देखिए, नहीं कोई तीसरा भाषा, हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको पकड़ है, आप समझ रहे हैं, वह को हम ही कहेंगे, तो कितना अच्छा आपके मन में फीलिंग्स आता है कि आप
हिंदी का लाइन अगर लिखा हुआ है वह जाता है, फिर आपका ही गोज कहीं आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी मन ही मन ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो शैक्षिक स्तर पर ये अधिक रचनात्मक होता है। आगे बढ़ेंगे। 2 ऑप्शन ये है, शैक्षिक स्तर पर कमज़ोर होते हैं, नहीं, दोनों भाषाओं में सदैव समान रूप से निपुण होते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है, क्या आप जिस तरह हिंदी में निपुण हैं क्या इस तरह इंग्लिश में हैं। कई लोग होते हैं जो CBSE से पढ़े हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर वही बहुभाषिकता वाला क्वेश्चन आ गया कि जब बहुभाषिकता, अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा था कि बहुभाषिकता भाषा कक्षा के लिए अनिवार्य है, यानी कोई भी कक्षा के लिए बहुभाषिकता अनिवार्य है, या फिर उसके माध्यम से बच्चे अनेक भाषाओं को या अनेक भाषाओं के शब्दों की जानकारी मिलती है उससे बच्चों को, जब वो सही है तो फिर ये 2 भाषा वाला शैक्षणिक स्तर पर कमज़ोर कैसे हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण था आपका 2 नंबर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में विभिन्न सहायक विधाएं क्या होती है। भाषाई कौशलों के विकास में सहायक होती है। पहला ये आपका सही मिल गया। हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, सह राजभाषा है, मीडिया की एकमात्र भाषा है। देखिए इस प्रश्न को माइंड में सेट कर लीजिएगा। हमारा जो राष्ट्रभाषा है ये कोई नहीं है, अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, अभी तक ये निर्णय ही नहीं हो पाया है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। सह राजभाषा अगर आए तो इसके जगह पर आपका इंग्लिश आएगा। सह राजभाषा में अगर पूछा जाए तो यह है आपका इंग्लिश। हिंदी जो है ये राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है और इसे 14 सितंबर 1949, ये आप याद रख लीजिएगा, 24 सितंबर 1949। ये जो सह राजभाषा में मैंने भी आपको बताया कि इसको यहाँ पर आप इंग्लिश माइंड में रखिएगा, और हिंदी राजभाषा है तो ये आप, मैंने कलर चेंज किया ताकि आपको ये माइंड में सेट रहे। 14 सितंबर को, हालांकि सीटेट के एग्ज़ाम में कोई डेट वगैरह नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आप जानकारी रखिए 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 1949 को किसे, हिंदी को राजभाषा के रूप में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आप भाषा की कक्षा में किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। भाषा की कक्षा चल रही है, आप महत्व सबसे ज़्यादा किसे देंगे। आंतरिक व्यवस्था को, भाषा की पाठ्य पुस्तक को, परीक्षाओं को, या बच्चों की भाषिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को। यह है आपका सकारात्मक। और आखिरी प्रश्न है आपका, नीलिमा कक्षा में अक्सर चुप रहती है लेकिन घर में खूब बातें करती है, इसका संभावित कारण क्या है। तो यदि ये घर में बात करती है नीलिमा, तो घर में बात करने वाले विद्यार्थी कक्षा में चुप रहते हैं, तो हो सकता है कि कक्षा में उनकी भाषा का सम्मान नहीं किया जाता है। एक कक्षा में कई भाषिक पृष्ठभूमि के छात्र हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसीलिए कुछ विद्यार्थी अभिव्यक्ति के लिए मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, और कक्षा में सभी विद्यार्थियों की भाषा का सम्मान करना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन हो सकता है नीलिमा का कुछ ऐसा भाषा है जो कि किसी के समझ के परे है, इसीलिए नीलिमा कक्षा में चुप रहती है। तो महत्वपूर्ण ये कक्षा में उसकी भाषा का सम्मान नहीं होता है। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपने शुरू से लास्ट तक देखा तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम में, और उम्मीद करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। आप कमेंट्स कर बताइए इस तरह के क्लास अगर चल रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, या फिर अदरवाइज़ हम दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, प्ले लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे क्लास मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले क्लास में।